इजिप्ट की वैल्यू ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग तुतनखामून का खजाने से भरा टॉम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टॉम 3000 सालों में पहली बार खोला गया। इसके अंदर लातादार खजाने और किंग तुतनखामून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोना के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइस लेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपयों के बराबर है। टॉम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले जब न ही कोई मशीनरी थी और न ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशिएंट इजिप्शियन ने ये सोना निकाला। तो आखिर कैसे और कहां से फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस पॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतरे। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी की और उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर किया। कई सालों बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि तुतनखामून टॉम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से एंशिएंट माइनर इतना ज्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के आसपास हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता है ये वाकई में एक बहुत मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस अपने आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक जगह में पहुंच गए, क्योंकि इस जगह में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के जवाहरात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर तुतनखामून के मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के लिए कोई न कोई निशान जरूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी न होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर किसी सहरे के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मेन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई मुश्किलें पार करने के बाद उनको पहाड़ के नीचे उनको एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाके पता चला कि ये एक पुराने जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी, ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी फराहम करता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादत गाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि सहरा में बना हुआ ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है जहां पर एंशिएंट गोल्ड माइनर आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरिया का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। थॉमस के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए और वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम हुआ कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे मजीद ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था वो मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब दिख रही थी। इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर का कैंप लगती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रैश किया जाता था
और फिर उस क्रैश में से सोने के जेवरात अलग किए जाते थे और इस जगह मजीद सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल जमीन पर पड़े दिखाई थी, क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग तकनीक के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट माइनर इन पहाड़ों को खोदकर इनमें टनल बनाते थे। इस टनल में खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था जहां वो इस वक्त मौजूद है। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रैश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिस टनल की वो बात कर रहा था ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल कमजोर थे और अर्थक्वेक्स की वजह से कोलैब हो चुके थे। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वो सिर्फ एक स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तूतनखामुन की टॉम से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में हजारों माइनर एक ही वक्त में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया हुआ सोना छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको एक मुख्तलिफ शेप में ढालती थी, जिसमें तूतनखामुन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टेचूज, ज्वेलरी, चेयर और गोल्ड चैरिट भी शामिल था। 1922 में जब हॉबर्ट कार्टर ने जब ये टॉम डिस्कवर किया था तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद थी। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे।